हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और आज हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। फ्रेंड्स, हम इन फोर्सेस के बारे में पढ़ने से पहले 2-3 टर्म्स और देख लेते हैं। और उनसे भी पहले एक ये क्वेश्चन है जो हमें बार बार कंफ्यूज करता है, जिसको हम एक बार देख लेते हैं। कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? कौन सा बल है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? फ्रेंड्स, ये है अंतर्जनिक बल। और ऑप्शन में आपको मिलेगा भूकंप, ज्वालामुखी, अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल। तो फ्रेंड्स, हम बहिर्जातीय बल को तो देखते ही हम कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि क्वेश्चन में पूछा है कि आंतरिक बल है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और अंतर्जनिक बल में। और ज़्यादातर हम भूकंप को ही टिक करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ चुकी है कि पृथ्वी के अंदर से क्या आता है? भूकंप आता है। लेकिन भूकंप तो मूवमेंट है फ्रेंड्स। अंतर्जनिक बल, उसने बल पूछा है तो हमें बल बताना है, ठीक है। अगर वो मूवमेंट पूछेगा ना तो ही हमें ये बताना है कि भाई वो भूकंप है। अगर ये देखो, ये कीवर्ड हमने पकड़ना है। अगर ये कीवर्ड पकड़ लिया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बल आए तो अंतर्जनिक बल, क्योंकि दो ही बल होते हैं, या तो बहिर्जातीय या तो अंतर्जनिक बल। तो उसमें अंतर्जनिक तो उसने मान लो हमें कैसे, हम कैसे काट देंगे कि भाई आंतरिक पूछ लिया, ठीक है, तो ये अंतर्जनिक ही होगा, क्योंकि सेम वर्ड है ना, आंतरिक या अंतर्जनिक। बहिर्जनिक को तो हम काट देंगे, लेकिन हम किस में कंफ्यूज होंगे? हम होंगे अर्थक्वेक में। और इसमें हमें पजल बिल्कुल नहीं होना है। अगर गति पूछे, मूवमेंट पूछे तो ही अर्थक्वेक पे टिक करना है। अगर बल पूछे तो आंतरिक बल पे या अंतर्जनिक बल पे हमें टिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये टर्म है फ्रेंड्स, अंतर्जनिक बलों के कारण। किसके कारण? अंतर्जनिक बलों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में आंतरिक विषमताएं पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? आंतरिक विषमताएं। तो वो कौन सी हैं वो आंतरिक विषमताएं? वो हैं फ्रेंड्स पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है फ्रेंड्स। एक और टर्म है फ्रेंड्स, वो है पटल विरूपण। पटल विरूपण में हम क्या पढ़ते हैं? भूपर्पटी पर पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो गति उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? पटल विरूपण या फिर भू संचलन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो आप देखिए, ये तो नाम से भी बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है। पटल यानी कि कोई भी सतह, विरूपण यानी कि उसमें बदलाव आना, भूमि, संचलन मूवमेंट या गति, ठीक है। भूपर्पटी पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गति आती है वही तो है भू संचलन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अब ये हमारी फोर्सेस शुरू होगी यहाँ से। अंतर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे भूपर्पटी पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो बल उत्पन्न होता है वो बल होता है, वही आंतरिक या अंतर्जनिक बल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में, दोनों डेफिनेशन में सिर्फ एक एक वर्ड का ही डिफरेंस है फ्रेंड्स। अगर गति आए तो हमें भू संचलन, संचलन याद रखना, संचलन अर्थात मूवमेंट अर्थात गति, ठीक है। बल से तो डायरेक्ट पता ही चल रहा है कि ये बल के बारे में पूछा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पटल विरूपण या भू संचलन गति के 3 कारण हैं जो पृथ्वी के अंदर ये संचालित होती हैं, ठीक है। वो 3 कारण कौन से हैं फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स तापीय विषमता। तापीय विषमता में हम क्या देखते हैं? तापीय विषमता में अगर पृथ्वी के अंदर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है और कहीं पे कम है तो ये इसके कारण भी पटल विरूपण गति होती है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का फैलाव या संकुचन। जो हमारी पृथ्वी के भीतर जो भी रॉक्स हैं उनमें या तो संकुचन हो जाए या फिर वो थोड़ी फैल जाएं। फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ये मान लो वो फैलेंगी तो भी वो गति कर रही हैं, अगर वो संकुचित होंगी तो भी वो गति कर रही हैं। तो पटल विरूपण तो दोनों के कारण ही हुआ ना।
तो पृथ्वी के अंदर चट्टानों का अगर फैलाव हो जाए या फिर संकुचन हो जाए तो क्या कहलाएगा? भूसंचलन गति। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द्रव पदार्थों का स्थानांतरण। तो द्रव पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है फ्रेंड्स? ये देखिए, मान लो पृथ्वी के ऊपर से हमारा ये प्रेशर पड़ा और नीचे हैं रॉक्स। रॉक्स हैं मान लो सॉलिड फॉर्म में। अगर रॉक्स सॉलिड फॉर्म में है और उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया फ्रेंड्स, ठीक है, प्रेशर पड़ा तो वो सॉलिड से वो द्रव में बदल गई गर्मी के कारण। ठीक है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में आएंगी तो क्या होगा? लिक्विड का गुण है कि वो बह के चलता है। अगर वो चट्टानें फिर बह के चलेंगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होगी ना, यही तो पटल विरूपण होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहिर्जनिक बल। ये हमारा सेकंड बल है, ये है बहिर्जनिक बल। ये क्या है फ्रेंड्स? देखिए, पृथ्वी के बाहरी भागों में अंतर्जनिक बल के कारण उत्पन्न विषमताओं को दूर करता है। क्या करता है? पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है, जो बाहरी सतह है, उसके ऊपर जो आंतरिक बल के कारण, अंतर्जनित बल के कारण जो विषमताएं आ गई है ना, उनको दूर करने का काम कौन करता है? बहिर्जनित बल। क्या करता है ये? जैसे जो भी मान लो नीचे से मूवमेंट हुई, हलचल हुई, मान लो बाहर जैसे वोल्केनो के थ्रू मटेरियल बाहर आ गया और पर्वत बन गया, या फिर वो प्लेट्यू या फिर जो भी कुछ लगा लो, कोई भी भाई वो बन गया, कोई भी स्थलाकृति बन गई। तो जो बाहरी जो प्रक्रम होते हैं, जैसे एक होती है विंड या फिर वाटर या फिर जो हम इसको बोलते हैं ग्लेशियर्स, ये भी तो हिमनदी, ये भी तो बह के चलते हैं ना। जैसे मान लो कोई माउंटेन है, मान लो उस माउंटेन को धीरे धीरे नदी ने काटा, पानी ने काटा या ग्लेशियर से काटा, तो वो बह के धीरे धीरे मान लो उसकी ऊंचाई कम होगी, तो उसकी जो वो विषमताएं थी, पहले मान लो वो प्लेन एरिया रहा हो और वो माउंटेन बन गया हो वहाँ पे, तो धीरे धीरे सालों में, कई सालों में, कई हजार सालों में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पर्वत बिल्कुल कट जाए। तो यही होता है। इसी तरह ये विषमताओं को दूर करती हैं फ्रेंड्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? समतल स्थापक शक्तियाँ। क्या कहा जाता है? समतल स्थापक शक्तियाँ। जैसे मैंने अभी आपको ये माउंटेन वाला एग्जाम्पल दिया है। मान लो माउंटेन को पानी काटता रहा और बिल्कुल मान लो इस सतह को ऐसे कर दिया, प्लेन कर दिया, तो ये समतल स्थापक शक्तियाँ, ये एग्जाम्पल इसी का हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, ये कार्य कैसे करते हैं? ये बहिर्जनिक जो फोर्सेज होती हैं कैसे कार्य करती हैं, ये और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कार्य करते हैं अनाच्छादन के द्वारा। किसके द्वारा? अनाच्छादन के द्वारा। और अनाच्छादन को हम 3 पार्ट्स में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट है अपक्षय। अपक्षय में हम क्या पढ़ेंगे? अपक्षय में पढ़ेंगे जैसे जो चट्टानें हैं वो विघटित हो जाएंगी और वियोजित हो जाएंगी। तो ये जो टर्म है विघटन होना, विघटन क्या कहलाता है? जैसे फ्रेंड्स मान लो वो चट्टानें हैं, वो धीरे धीरे टेम्परेचर से या फिर और कुछ, मान लो कोई अलग से कोई प्रक्रम, जैसे नदी आई या फिर हवा आई या फिर हिम नदी आई, उसके द्वारा वो चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती हैं। तो ये क्या हो गया? चट्टानों का विघटन हो गया। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब है वियोजन। वियोजन का क्या अर्थ है? वियोजन है फ्रेंड्स, जैसे मान लो कोई चूने की चट्टान है, ये चूने की चट्टान है फ्रेंड्स। अच्छा, इधर से पानी आ गया, नदी आ गई बह के, तो इस चूने को नदी अपने अंदर घोल लेगी। अगर ये इसके अंदर घुल जाएगा तो ये देखो वियोजन, यानी कि विलयन, जैसे हम वो पानी में नमक और चीनी का घोल बनाते हैं, इसी तरह जैसे ये घुल गई तो ये क्या हो गया? वियोजन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड है फ्रेंड्स अपर्दन। अपर्दन में हम क्या पढ़ते हैं? अपर्दन में भी यही है, जैसे चट्टानें हैं वो धीरे धीरे टूटती रहेंगी। मान लो कभी वायु से टूट गई, कभी टेम्परेचर से ही टूट गई, धीरे धीरे मान लो ये टूटती ही रहती हैं। मान लो ये चट्टान है, इसका कहीं से छोटा टुकड़ा गिर गया या फिर हवा आई, उससे वो उसको उड़ा ले गई, या फिर जैसे नदी आई, नदी के कारण भी ये धीरे धीरे ये टूटने लग गई, या फिर जो छोटे मोटे कंकर पत्थर थे, नदियाँ उनको बहा के ले जाएंगी। इस तरह क्या होगा? उस चट्टान का अपर्दन हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, परिवहन, जो अपर्दन हुआ था उसको, जो ये स्थल प्रक्रम होते हैं जैसे ये नदियाँ और वायु वगैरह या ग्लेशियर्स, ये अपने साथ बहा ले जाती हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, इसके द्वारा हम आपको, ये आपके लिए समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, भू संचलन की गतियाँ कैसे कैसे होती हैं, कितने पार्ट्स में होती है और आगे कितने सब पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम जान लेते हैं कि भू संचलन की गतियाँ कैसे कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो फोर्सेस होती हैं, अंतर्जातीय फोर्स और बहिर्जातीय फोर्स। तो फ्रेंड्स, जो बहिर्जातीय फोर्स होती है वो दो तरह से, या फिर आप कह सकते हो तीन तरह से भी होती है। अपक्षय, अभी अभी हमने पढ़ा है अपक्षय। दूसरी है अपर्दन। ये अपक्षय में तो चट्टानों का क्या है, विघटन और जो टूटती फूटती रहती है वही शामिल है, और जो अपर्दन है उसमें अपर्दित होती हैं, वो बह के जाती हैं, ये वाला शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, जो अंतर्जातीय बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पटल विरूपण या फिर दीर्घ संचलन। इसको दीर्घ संचलन क्यों कहते हैं, ये देखो आप, पटल विरूपण हमने पढ़ लिया, दीर्घ संचलन का अर्थ और देखते हैं हम फ्रेंड्स। जैसे कोई भी स्थान है, उसके स्थान के स्वरूप को बदलने में बहुत टाइम लग जाता है। ये नहीं है कि एकदम से ही पर्वत बन गए, एकदम से ही मैदान या प्लेट्यू बन गए, तो वो धीरे धीरे बने ना, धीरे धीरे बने तो लंबा टाइम लगा, इसीलिए ही इसको दीर्घकालीन संचलन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है फ्रेंड्स, जो अचानक से हो जाए, और पृथ्वी पर अचानक से क्या आता है, भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गया ना समझ में। फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो हमारे दीर्घकालीन थे ना, उनमें क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम उनको, और वो क्या है, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। तो महादेश जनक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, महादेश जनक यानी कि ये महाद्वीपों से रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट सब पार्ट है ऊपरी मुखी और सेकंड है अधोमुखी। ऊपरी मुखी में क्या होता है, महाद्वीप का कोई भी भाग अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है, और अधोमुखी में वो पार्ट किसी क्षेत्र से नीचे जो धंस जाता है वो पार्ट आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें इनको, जो ये ऊपरी मुखी और अधोमुखी है, इनको भी दो दो सब पार्ट्स में बांटा है। उत्थान यानी कि ऊपर उठ जाना, और जो ये है हाँ, ये निर्मगन, देखो निर्मगन है, ये तो तटीय इलाकों से रिलेटेड होता है। ठीक है। और जो ये निम्नजन होता है ना, ये भी, ये अधोमुखी का जो ये निम्नजन है और ऊपरी मुखी का जो निर्गमन है, ये देखिए। उत्थान का मतलब है ऊपर उठ जाना, अवतलन का है नीचे धंस जाना, और जो ये निम्नजन है ये किसी तटीय क्षेत्र का नीचे धंस जाना, और निर्गमन है ऊपर उठ जाना। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक ये रह गया हमारा पर्वत निर्माणकारी। इसमें क्या है, इसको भी दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, तनाव और संपीड़न। ठीक है। ये तनाव और संपीड़न हम वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे हम रस्सी को खींचते हैं ना, तो वो हो गया तनाव। जैसे और हम मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाते हैं, वो हो गया संपीड़न। ठीक है। तनाव के कारण भ्रंश या फिर चटकन पैदा होते हैं, और संपीड़न के कारण संवलन या वलन उत्पन्न होते हैं। और संवलन को आगे दो पार्ट्स में बांटा है, उत्संवलन और अवसंवलन। फ्रेंड्स, मैं इनको आगे पढ़ाऊंगी, ये आगे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है इनकी, मैं वहाँ पे बताऊंगी, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक बार ये देखिए आप, महादेश जनक, महादेश यानी कि महाद्वीप, जनक यानी कि जनित होना, जन्म लेना, महाद्वीपों पर जनित होना। ठीक है। ऊपरी मुखी यानी कि पृथ्वी के किसी भाग का अन्य भागों से ऊपर उठ जाना। पृथ्वी के किसी भाग का अन्य भागों से ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है, ऊपरी मुखी। अच्छा फ्रेंड्स, आगे है अधोमुखी। अधोमुखी का क्या मतलब है, पृथ्वी के किसी भाग का अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस जाना, ये क्या कहलाएगा, अधोमुखी। ठीक है फ्रेंड्स।
ऊपर उठना यानी कि महाद्वीप के किसी पार्ट का ऊपर उठ जाना। अवतलन नीचे धंस जाना। अच्छा, ये मैंने बता दिया। निर्गमन, निर्गमन है समुद्र का तटीय भाग ऊपर उठना, यानी कि है तो वो महाद्वीप का ही हिस्सा लेकिन वो समुद्र के बिल्कुल तटीय भाग हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे ही जो ये निमज्जन है ये भी है तो महाद्वीप का हिस्सा लेकिन ये नीचे धंस जाता है तटीय भागों से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है फ्रेंड्स पर्वत निर्माणकारी बल। ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तनाव और संपीड़न। तनाव क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको रस्सी वाला एग्जाम्पल दिया था, वही तनाव है। मीन्स दोनों तरफ से चट्टान में खिंचाव आना जिससे भ्रंश या दरार घाटियाँ बनती हैं फ्रेंड्स। और जो संपीड़न होता है उसमें क्या होता है? पृथ्वी के किसी भी भाग पर दोनों तरफ से आमने सामने क्षैतिज बल लगता है। जैसे हम स्प्रिंग को उंगली और अंगूठे की हेल्प से मान लो दबाते हैं ना, तो वो क्या है? संपीड़ित हो रहा है, उसी को संपीड़न कहते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, इस जो ये संपीड़न है इससे क्या होता है? इससे माउंटेन्स बनते हैं। जैसे मान लो कोई भी चट्टान है उस पर दोनों तरफ से बल लगेगा तो वो क्या होगी? वो ऊपर की तरफ ही तो जाएगी ना। भूकंप और ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, जो ये हमारे अर्थक्वेक और वोल्केनोज है ना, इनका चैप्टर बहुत बड़ा है, इनको हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो। फ्रेंड्स, ये देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर आग्नेय चट्टानों से निम्न आकृतियाँ बनती हैं। कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं आग्नेय चट्टानों से जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में बनती हैं? फर्स्ट है फ्रेंड्स बैथोलिथ, सेकंड है लेकोलिथ, नेक्स्ट फेकोलिथ, देन लेपोलिथ, सिल एंड डाइक। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ बनती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों में बनती हैं। अच्छा, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों की तो ये हमने पढ़ ली। आगे हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर बनती हैं। जैसे ज्वालामुखी फटेगा तो कुछ आकृतियाँ तो अंदर ही बन जाती हैं सतह के और कुछ बाहर आ जाती हैं। जैसे लावे की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना तो बाहर आके भी बनती हैं। तो उसमें क्या है? ज्वालामुखी पर्वत या पठार बनेंगे, गुंबद बनेंगे, या फिर लावा पठार, कॉल्डेरा, क्रेटर और झीलें। ये सब आकृतियाँ पृथ्वी के ऊपर बनती हैं ज्वालामुखी फटता है तब। अब ये देखिए फ्रेंड्स, संवलन या वलन यानी कि रैप्स और फोल्ड्स। फ्रेंड्स, जब क्षैतिज बल द्वारा किसी चट्टान में बंकन या मुड़ाव पड़ता है तो उसे हम कहते हैं वलन। क्षैतिज चट्टान में क्षैतिज बल द्वारा किसी चट्टान में बंकन या फिर मुड़ाव पड़ जाना ही वलन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षैतिज संचलन द्वारा संपीड़न बल के कारण भूपृष्ठ का या तो कोई भाग ऊपर उठ जाए या फिर कोई भाग नीचे धंस जाए। क्या कह रहा है कि क्षैतिज संचलन द्वारा क्षैतिज संचलन हो रहा है, क्षैतिज संचलन हो रहा है। ठीक है। तो उसके कारण मान लो हमारी पृथ्वी का या तो कोई भाग ऊपर उठ जाए या फिर नीचे धंस जाए। मान लो ये क्षैतिज संचलन है, ऊपर उठ गया या फिर नीचे धंस गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? संवलन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। संवलन की घटना कुछ किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। हाँ, जैसे मान लो संवलन है फ्रेंड्स, मान लो कोई भी पृथ्वी, मान लो ये क्षैतिज मूवमेंट हुई, पृथ्वी का कोई भाग ये ऊपर उठ गया, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना ये यहाँ तक उठे, ये बहुत दूर तक भी ऊंचा उठ सकता है। तो ये क्या कहलाता है कि ये कई किलोमीटर तक हो सकता है या कई 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संवलन द्वारा गुंबदाकार आकृतियाँ बनती हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर संवलन आएगा ना तो या तो ऊपर की ओर गुंबद आकार में बनेंगी आकृतियाँ या फिर नीचे की ओर गुंबद आकार में ही बनेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। संवलन को आगे हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो है उत्संवलन और दूसरा है अवसंवलन। उत्संवलन का क्या मतलब है? जब क्षैतिज संचलन द्वारा भूपृष्ठ का कोई भाग गुंबद आकार में ऊपर की ओर उठेगा, जैसे ऊपर की ओर उठेगा ना गुंबद आकार में ये, तो वो क्या कहलाएगा? उत्संवलन। उत मीन्स ऊपर, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। और नीचे की ओर धसेगा तो वो कहलाएगा अवसंवलन, जैसे नीचे की ओर धसा और ये आकार गुंबद के जैसा आकार हो गया मान ली उसका, तो वो क्या कहलाएगा? अवसंवलन। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आगे है
उत्संवलन व अवसंवलन में कभी भी वलन शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वलन शामिल, ये हमने आगे भी लिख रखा है और वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ। जब भी संवलन होता है तो उसमें क्या होता है, वो ये देखो यहाँ पे, जब भी संवलन होता है तो वो या तो गुम्बदाकार में ऊपर की ओर उठेगा या नीचे की ओर धसेगा, लेकिन उसमें बंकन नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि उनमें नतियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, इसलिए इसमें वलन को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जब क्षैतिज दिशा में संपीड़न के कारण भूपृष्ठ के किसी भाग में लहरनुमा मोड़ बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोड़। देखिए फ्रेंड्स, ये होता तो क्षैतिज ही है, होगा तो ये क्षैतिज ही दिशा में क्षैतिज होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसमें लहरनुमा ऐसे ये नती और अपनतियाँ आएंगी इसमें। इसका जो ये वाला जो ऊपर उठा भाग होगा ये तो होगा अपनति, और जो ये नीचे दसा हुआ भाग होगा ये होगा अभिनति। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे दसे हुए भाग को हम क्या कहेंगे, अभिनति कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वलन के प्रकार, और वलन के प्रकार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ ही जाते हैं। एग्जाम में ना इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जैसे जूरा पर्वत है, ये कैसा वलन है, सम्मित वलन है, इस तरह से आते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है सम्मित वलन। सम्मित वलन में हम क्या पढ़ते हैं, इस वलन में जो भी दो भुजाएं होती हैं ना, दोनों एक दूसरे के समानांतर पर झुकी होती हैं। जैसे ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए ये हो गया, तो ये इसके समानांतर पर है, ये इसके समानांतर पर है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सरल वलन कहा जाता है, क्योंकि ये सरल ही तो है, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। ठीक है, जैसे इसमें एक अपनति एक अभिनति ऐसे होता है इसमें। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जूरा पर्वत, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसी के कारण ही इस वलन को हम जूरा वलन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स असम्मित वलन। असम्मित वलन में क्या होता है, इसमें वलन की एक भुजा कम और दूसरी भुजा अधिक झुकी हुई होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, कि भाई इसमें एक भुजा तो ज़्यादा झुकी हुई है और एक कम झुकी हुई है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन के जो साउथ में पेनाइन है ना वो, और जो भारत में जो वृत्त और लघु जो ये हिमालय का श्रेणियाँ हैं ये। अच्छा फ्रेंड्स, तीसरा है एकनति वलन। एकनति वलन में क्या होता है फ्रेंड्स, एक भुजा खड़ी होती है और दूसरी भुजा सामान्य ढाल की होती है। एक तो खड़ी होगी और एक सामान्य ढाल की होगी। इसका जो एग्जाम्पल है ये है ऑस्ट्रेलिया की जो मिडल रेंज है, मध्य रेंज है, ये है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अधिवलन। अधिवलन में हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखो, वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुकी होती हैं, लेकिन एक का तीव्र और दूसरी का मंद ढाल होता है। देखो, जैसे मान लो ये है, इसका झुकाव इस साइड है, और ये है ऐसे गई तो इसका भी झुकाव इसी साइड है, लेकिन ये तो तीव्र सी दिख रही है और ये थोड़ा धीमी धीमी जा रही है, इसको मंद बोलेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है पीर पंजाल श्रेणी, जो कि हमारे इंडिया में हिमालय में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स समनत वलन। समनत वलन का मतलब है दोनों भुजाएं झुककर एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी कि ये देखिए इस तरह से समनत, एक दूसरे के समान, नत मीन्स झुकी हुई। कैसे, जैसे ये भुजा इसके समानांतर दिख रही है, इसके समानांतर ये दिख रही है, इसके समानांतर ये दिख रही है, तो दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर समानांतर झुकी हुई दिख रही हैं, तो ये क्या है, समनत वलन। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो एग्जाम्पल है ना वो पाकिस्तान में जो ये चिट्टा रेंज हैं ये हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है परिवलित या श्यान वलन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है, देखो श्यान वलन, श्यान मीन्स सो रहा है। जैसे समनत वलन की आगे की अवस्था है ये, जो ये समनत वलन था ना, जो ये समानांतर थी, ये मान लो अगर और झुक जाएंगी ऐसे,
ऐसे झुकती हुई धीरे धीरे और झुकी तो ये कैसी दिखेंगी, जैसे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई है, ठीक है। बिल्कुल ये क्षैतिज एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, जैसे ये लाइन है ना हमारी, ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहेंगे, श्यान वलन या परिवलित वलन। ब्रिटेन की कैरी कैसल जो रेंज है वो इनका एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अधिक्षिप्त वलन। इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें जो चट्टानें हैं वो टूट कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। जो वलन का जो ऊपरी हिस्सा होता है वही हिस्सा अधिक्षिप्त वलन कहलाता है। ये देखिए इसमें दिख भी रहा है, जैसे मान लो ये थी, ये भुजा है, यहाँ से ये अक्ष से टूटा, ये ढलान है, मान लो ये उल्टी भुजा थी यहाँ, ठीक है ना, उल्टी भुजा ये थी, और ये मान लो यहाँ से टूटी और ये इसके ऊपर गिर गई, टूट के इसके ऊपर गिरी, तो ये ऊपरी भाग जो है यही अधिक्षिप्त चट्टान कहलाएगी, यही अधिक्षिप्त वलन है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्रीवाखंड या नैपे, इसको नैपे भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है, जब संपीड़न बल अधिक लग जाता है तो वलन की भुजा अपने ही अक्ष पर पहले तो मुड़ जाएगी, फिर टूट जाएगी और टूट कर या तो वहीं आसपास गिर जाएगी या फिर बहुत दूर कई किलोमीटर दूर जाके गिर जाएगी। इसको कहते हैं हम ग्रीवाखंड। ये देखो मान लो संपीड़न बल लगा और वो बल कुछ ज़्यादा ही था तो वो अपने ही अक्ष पर टूट गई, टूट के या तो वो यहीं पे गिर जाएगी या ये यहाँ से उठ के, मतलब यहाँ से टूट के और बहुत दूर जाके गिर जाएगी। इसको क्या कहते हैं, ग्रीवाखंड या नैपे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्प्स का यूरोप का एल्प्स पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है जो ये एल्प्स पर्वत था, इसमें जितने भी जो ये नैपे हैं ना उनका जो सीक्वेंस है वो कैसे है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वो ये ट्रिक के माध्यम से हम देख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो ये ट्रिक बनाई है ये है हैप्पी ओडी, यानी कि हम ओडी में बैठ के हैप्पी हो गए, ठीक है। ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर है ये ट्रिक, ठीक है। पहले है हेल्वेटिक ग्रीवाखंड या हेल्वेटिक नैपे, दूसरा है पेनाइन नैपे, तीसरा है ओस्ट्रोइड नैपे और लास्ट है जो सबसे ऊपर आएगा वो है डिनाराइड नैपे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इस ट्रिक के हेल्प से हम याद कर सकते हैं, यानी कि हम हैप्पी होके ओडी में बैठे, ओके। अच्छा ये एग्जाम्पल देखिए, गढ़वाल हिमालय में गढ़वाल नैपे और कुमाऊं हिमालय में क्रोल नैपे। तो फ्रेंड्स आप ये भी देखिए, जो गढ़वाल नैपे है ना वो ग्रेनाइट्स की रॉक से बना है और जो क्वार्टजाइट से बना है वो बना हुआ है क्रोल नैपे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा इन नैपे को आगे हम 2 टाइप्स में भी बांटते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कौन से हैं, ये है ओटोक्थोकस और दूसरा है एलोकथोकस। जो ओटोक्थोकस है उसमें क्या होता है कि वलन का एक भाग जब टूटता है तो वो पास के दूसरे भाग पर चढ़ जाता है, यानी कि मान लो कोई भी, जैसे ये ग्रीवाखंड टूटा, ठीक है, जो ये वलन टूटा तो टूट के मान लो यहीं पे पास वाले इसी के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। ये तो होगा ओटोक्थोकस ग्रीवाखंड। और मान लो ये टूटा और ये टूट के यहाँ से टूट के और कहीं दूर जाके यहाँ गिर गया, ठीक है। ये कुछ किलोमीटर पे भी गिर सकता है या कुछ 1000 किलोमीटर पे भी गिर सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे एलोकथोकस ग्रीवाखंड, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा लास्ट है हमारा वलन का प्रकार, ये है पंखाकार वलन। कौन सा है, पंखाकार वलन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ना इस वलन में बहुत सारी अपनति और अभिनतियाँ बनती हैं। मान लो बहुत सारी अपनति और अभिनतियाँ बनेंगी ना तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पंखा है, ठीक है। मैं आपको बना के एक बार दिखा भी देती हूँ। जैसे ये यहाँ से शुरू हुई ऐसे, ये ठीक है, पंख की तरह दिखेंगी ये देखो, ये अपनति होगी, ये अभिनति, अपनति अभिनति, ऐसे ही हैं ये सारी, ठीक है। तो ये इनकी शेप देखो आप कैसी लग रही है, जैसे कि पंख सा लग रहा है हमें, ठीक है। ये
ये अभिनति, ये अपनति। ये पंख की तरह दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पंखाकार वलन। ठीक है फ्रेंड्स, पंखाकार वलन। और फ्रेंड्स हमारे जो इंडिया में जो जमशेदपुर है ना, वो एक पंखाकार वलन पे है वो सिटी स्थित। हमारे इंडिया में जो जमशेदपुर सिटी है वो पंखाकार वलन पर लोकेटेड है। ठीक है। और दूसरा है जो पाकिस्तान में जो पोटवार का पठार है वो भी पंखाकार वलन पर ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने देखो आज ये इतना ये पढ़ लिया है हमने, जिसमें जो फोर्सेस थे ये अंतर्जातीय और बहिर्जातीय फोर्सेस और उनके पार्ट्स और सब पार्ट्स ये हमने पढ़े हैं। ठीक है। और आगे जो भी क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फोल्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, फोल्ड्स और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, जो कि ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मतलब ये मान लो कि बार बार कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन है, कौन सा बल पृथ्वी की क्रस्ट पर विषमताओं को पैदा करता है। मतलब पृथ्वी की क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर कौन सा बल विषमताएं पैदा करता है, तो अंतर्जातीय बल करेगा। ये नहीं कि भाई भूपर्पटी की क्रस्ट पर कर रहा है तो वो बहिर्जातीय, नहीं, बहिर्जातीय तो उनको समतल करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना, ज़रूर याद करना। ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ इसमें कुछ ऐसा लगे कि मेरे को बताना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।